गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। मैं रोहनजय पांडे एक बार फिर से चंद्रा इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। कल आपने ये देखा था कि हम लोगों ने स्वर कंप्लीट कर लिया था और व्यंजन के कुछ हिस्से को हम लोगों ने पढ़ा था। व्यंजन के जिन हिस्सों को हमने पढ़ा था उसमें से सामान्य आधार पर पढ़ा। सामान्य आधार के बाद की जो स्थिति आई वो क्या रहा, संयुक्त ध्वनियाँ। और संयुक्त ध्वनियाँ के बाद जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या महत्वपूर्ण रहा कि संयुक्त ध्वनियाँ तक हुआ है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो प्रयत्न के आधार पर इसके वर्गीकरण की बात करेंगे। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो आइए शुरू करते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। चलिए, प्रयत्न के आधार पर जब व्यंजन के वर्गीकरण की वो मांग करता है तो बहुत ध्यान से समझने की बात है। और अगर मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही सेक्शन है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण बेहद महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखें। अब अगर हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं तो देखिए, प्रयत्न के आधार पर जो पहला है उसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। जो दूसरा है उसे कहा जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तीसरा जो है संघर्षी व्यंजन। चौथा जो है पंचमाक्षर या अनुनासिक व्यंजन। अगला जो है वो है प्रकंपित या लुंठित या कंपन जात व्यंजन। इसके बाद आता है पार्श्विक व्यंजन। इसके बाद आता है अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन। इसके बाद आता है द्विगुण व्यंजन। इतने आधारों पर दरअसल हम इसको बांट करके देखेंगे। इसका नाम आपको याद रखना होगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श के बाद स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी के बाद संघर्षी व्यंजन। संघर्षी के बाद पंचमाक्षर या अनुनासिक व्यंजन के बाद प्रकंपित या लुंठित व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन और अर्धस्वर या संघर्षहीन या द्विगुण व्यंजन। पहले इनका नामकरण आपको याद रखना बेहद आवश्यक है। यदि आपको नाम नहीं याद होगा तो शायद आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो इसका सीक्वेंस और इसका क्रम आपको याद रखना होगा। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं और मेरे साथ साथ आप दोहराते रहें तो ज़्यादा आनंददायक होगा आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, पंचमाक्षर या अनुनासिक, प्रकंपित, जो प्रकंपित है उसे लुंठित के नाम से भी जाना जाता है, या जो लुंठित है उसे हम कंपन जात भी कहते हैं।
फिर उसके बाद पार्श्विक की बात आती है, फिर अर्धस्वर, अर्धस्वर को हम संघर्षहीन भी कहते हैं, उसके बाद द्विगुण। क्लियर हो गया? ये नाम ठीक ठाक मात्रा में अगर याद हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। नाम याद रहेगा तो काम बहुत ही बेहतरीन होगा और लाजवाब होगा। अब देखिएगा, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं मेरे द्वारा बोला गया हर एक शब्द कमीशन का प्रश्न ठहरेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यही सारे क्वेश्चंस हैं, और रही बात जब हम टॉपिक पढ़ा लेंगे तब आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, कोई भी जो आपके पास हो आप उसे सॉल्व करें, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे वर्णमाला से। यू फील टू गुड, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आइए देखते हैं, अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, पहले हम सारे जितने भी हैं इन सब की संख्या निर्धारित कर दें। और जैसे आपसे पूछा गया कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 20। स्पर्श संघर्षी की संख्या कितनी है, तो बताएंगे आप 4। संघर्षी की संख्या कितनी है, तो बताएंगे आप 4। पंचमाक्षर या अनुनासिक की संख्या कितनी है, बताएंगे 5। प्रकंपित, लुंठित या कंपन जात की संख्या कितनी है, बताएंगे 1। पार्श्विक की संख्या कितनी है, बताएंगे 1। अर्धस्वर या संघर्षहीन की संख्या कितनी है, तो बताएंगे 2। और द्विगुण की संख्या कितनी है, तो बताएंगे आप 2। क्या मैं ये मान लूं कि इतने प्रश्न आपके एकदम स्टैंड हो गए? क्वेश्चन नंबर 1, स्पर्श व्यंजन की संख्या 20, माने 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी ग्राफ से आप 8 क्वेश्चन तो डायरेक्ट कर पाएंगे, एग्जैक्ट, बिना किसी तनाव के, धूमधाम से। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। जी हाँ, डेली क्लास चलती है, बिल्कुल डेली चलती है। अब आइए बात करें। अब आप विद्यार्थियों के मन में एक सवाल जरूर पैदा हो जाना चाहिए था, अगर नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए कि ये जो स्पर्श व्यंजन है, माने पहला वाला, आपको ध्यान होगा कि इस पहले की चर्चा सामान्य आधार पर भी हम लोगों ने कर रखा है। और जब हम सामान्य आधार पर इसको देखे थे तो आपको याद होगा, इसी स्पर्श व्यंजन की संख्या हमने कितना बताया था आपको, 25। तो ध्यान रखिएगा, या तो आपसे पूछे सामान्य आधार पर व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25। और अगर ऐसा नहीं पूछता है तो तनाव नहीं लेना है, 25 आपको बताना है। अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, आपका सीधा जवाब होगा 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25। पर ध्यान रखिए, ये दरअसल स्पर्श व्यंजन संख्या जो है वो 2 आधार पर अलग अलग है, और दोनों में से अगर किसी एक को टारगेट करके वो पूछेंगे तो ये जाहिर है कि उन्हें प्रयत्न शब्द का इस्तेमाल करके प्रश्न पूछना होगा। और ऐसी स्थिति में यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तब आपका जवाब हमेशा 20 होगा। ध्यान रखिएगा, प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 20। केवल स्पर्श व्यंजन कितना, तो 25। या सामान्य आधार पर व्यंजन कितना, तो 25। हालांकि सामान्य नहीं लगाएंगे, वो डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या, तो आप बताएं 25। पर जैसे ही वो प्रयत्न शब्द जोड़ें, प्रयत्न शब्द जुड़ते ही इसी प्रश्न का आंसर बदल जाता है। प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन की संख्या अगर पूछी जाएगी तो आप 20 बताएंगे। आशा करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद वाले हिस्से को अगर हम देखें, जैसे अगर हम स्पर्श संघर्षी की बात करें, संघर्षी की बात करें, पंचमाक्षर या अनुनासिक की बात करें, प्रकंपित या लुंठित या कंपन जात की बात करें, या पार्श्विक की बात करें, या अर्धस्वर या संघर्षहीन की बात करें, या हम द्विगुण की बात करें,
इनके अतिरिक्त यदि हम किसी हिस्से की चर्चा करते हैं या बात करते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखना होगा, उसमें प्रश्न पूछने वाले परीक्षक को प्रयत्न लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस स्पर्श के बाद जितना सेक्शन आपको दिख रहा है ये कहीं और कंट्राडिक्शंस नहीं खड़ा करते हैं, माने इनकी स्थिति कहीं और ऐसी नहीं है। अगर इनकी स्थिति कहीं और ऐसी नहीं है, इनका कहीं रिपीटेशन स्पर्श व्यंजन की तरह नहीं हो रहा है, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कहीं कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। चलें अब आइए अगली बात करते हैं। अब ये स्पर्श व्यंजन में कौन कौन लोग शामिल हैं आप जानना चाहेंगे तो ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन में जो पूरा क वर्ग है वो इसमें शामिल है, जो च वर्ग है वही यहां से गायब है, फिर ट वर्ग इसी में आएगा, फिर त वर्ग इसी में आएगा, फिर प वर्ग इसी में आएगा। पूरा क वर्ग इसमें शामिल है, पूरा ट वर्ग इसी में शामिल है, पूरा त वर्ग इसी में शामिल है और पूरा प वर्ग इसी में शामिल है। इससे एक बात तो क्लियर है कि अगर अब काउंटिंग करें तो क वर्ग, हर एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? 5। 5 5 10 5 15 और 5 20, टोटल 20 हो गया। ये जो च वर्ग नहीं है यहां, या च वर्ग जो हटाया गया है उसे कहां रखा जाता है? आइए हम उसकी बात करें। इसी च वर्ग को शिफ्ट करके यहां रखा गया स्पर्श संघर्षी में। अब ध्यान रखिएगा, यहां से एक प्रश्न भी बनाएंगे। च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया और य हो गया। अब आप कहेंगे कि सर इस काउंटिंग के हिसाब से तो 1 2 3 4 5 हो गया स्पर्श संघर्षी, तो ऐसा नहीं है। एक प्रश्न यही बहुत ही लॉजिक तरीके से पूछा जाता है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी झ, ऑप्शन डी इय। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इय। अर्थात हम इसको छोड़ करके ही हम बात करेंगे। इय स्पर्श संघर्षी में शामिल नहीं है, यह बात आप ध्यान रखें। क्या यह बात धूमधाम से समझ पा रहे हैं? क्लियर? कहीं कोई दबाव, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। देखिए, जो विद्यार्थी अभी कमेंट कर रहे हैं वो एक बार डेडिकेट होकर के आप सुन लीजिए। दावा करता हूं महसूस करोगे कि पूरी बातें याद हैं, क्योंकि कमेंट करने के दौरान आपका हमारे बात पर थोड़ा सा नियंत्रण खो जाता है। आप हमें सुन नहीं पाएंगे और न सुन पाने की प्रक्रिया में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आपको वो विस्मृत होने लगता है। एक बार अगर कंसंट्रेट होकर के आपने हमें सुना, फिर आपको सदैव सुना जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। खैर, संघर्षी की बात करें तो संघर्षी को लेकर के तनाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिसे हम ऊष्म के नाम से सामान्य में जानते थे, मैंने आपको बताया था कि ऊष्म व्यंजन को बोलने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। जीव को एक विशेष प्रकार का रगड़ करना पड़ता था, जिसके कारण हम उसे संघर्षी कहते थे। इसलिए संघर्षी में श, श, स और ह शामिल हैं। अब अगली बात पर आ जाएं। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर की अगर हम मित्र बात करें, दरअसल ये पंचम प्लस अक्षर दो शब्दावली से मिलकर बना है। पंचम में क्या है? अ, और यहां क्या है? अ और अ मिलकर के क्या हो जाता है? आ। इसीलिए ये बना क्या? पंचमाक्षर। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचमाक्षर शब्द में कौन सी संधि, तो दीर्घ संधि। अ प्लस अ मिलकर के क्या हो जाता है? आ। ये दीर्घ संधि के एग्जाम्पल के तहत आ गया।
पंचमाक्षर का मतलब, ये पंचम का मतलब होता है 5। ऐसे आप सरलता से समझें कि वर्गों की कुल संख्या थी 5। आपने कहा हाँ सर। और ये जो वर्गों की कुल 5 संख्या थी, जब हम सामान्य आधार पर पढ़ रहे थे, क च ट त प, और ये जितने भी वर्ग थे, हर एक वर्ग में कुल 5 वर्ण थे, और हर एक वर्ग में चूंकि 5 वर्ण थे, तो हर एक वर्ग का जो 5वां वर्ण होगा उसे ही हम पंचमाक्षर में शामिल करते हैं। ऐसी स्थिति में पंचमाक्षर में कौन कौन आया? एक तो आया ङ, एक आया ञ, एक आया ण, एक आया न, और एक आया म। और बात यहीं तक सीमित नहीं हो जाती है, यहां से एक बात और ध्यान रखना होता है कि अगर ङ य ण न म की बात करें तो याद होगा पूरा क वर्ग कहां से बोला जाता था। कल वाला क्लास अगर आपने रिपीट किया होगा तो शायद आप बता पाएंगे। पूरा क वर्ग कंठ से बोला जाता था, और पूरा च वर्ग तालु से बोला जाता था, पूरा ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता था, पूरा त वर्ग दंत से बोला जाता था, और पूरा प वर्ग वो कहां से बोला जाता था? ओष्ठ से। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। क्या इसमें कोई दिक्कत? और इसकी एक अच्छी विशेषता मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये लोग यहां से तो बोले जाते हैं, पर इन 5 के संदर्भ में एक बात और आती है कि ये यहां के साथ साथ नासिका से भी बोले जाते हैं। माने इनके उच्चारण में कंठ के साथ साथ नाक का भी सहारा लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक बात प्रकट होती है कि यदि ङ का सही उच्चारण स्थान आपसे पूछे तो आपका एग्जैक्ट उत्तर होगा कंठ नासिका। सही जवाब क्या? ङ कंठ नासिका। इसी क्रम में आगे लोगों के बारे में पूछता रहे और धूमधाम से आप इसका उत्तर देते रहेंगे। य का उच्चारण स्थान तालव्य नासिका, ड़ का उच्चारण स्थान मूर्धा नासिका, न का उच्चारण स्थान दंत नासिका, और म का उच्चारण स्थान ओष्ठ नासिका से होता है। क्या मैं ये मान लूं आप समझ पा रहे हैं? मैं मान लूं? प्रशांत सर जी को बेहद प्रणाम स्वीकार करें हमारा कि आप भी मुझे देख पा रहे हैं वहां से। चंद्रा इंस्टीट्यूट के इकोनॉमिक्स के बेताज बादशाह, और मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। खैर, तो क्या ये बात आप ठीक ठाक समझ पा रहे हैं? ङ कंठ नासिका, य तालव्य नासिका, ड़ मूर्धन्य नासिका, न दंत नासिका, और म ओष्ठ नासिका। ये स्थिति हुई। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब बात आई प्रकंपित। प्रकंपित का मतलब बहुत ही धूमधाम से आप बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों कि जिन वर्णों के उच्चारण में आपके जिह्वा में वाइब्रेशन पैदा हो। और बोल करके देखिए कौन सा ऐसा व्यंजन है जो अपने आप को वाइब्रेट करने की अद्भुत कला रखता है। तो किसका नाम लेंगे? य र को बोलते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है। चूंकि र के उच्चारण के दौरान वाइब्रेशन होता है, इसलिए र क्या हो जाना है? प्रकंपित। और आपको यह बताया भी गया कि प्रकंपित, लुंठित या कंपन जात, नाम के मामले में तो इसके 3 नाम हैं, पर व्यक्तित्व के रूप में वो केवल एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे विद्यार्थियों का इतना सारा प्रेम देख करके मैं बेहद प्रसन्न हूं कि इतने लोग जुड़ करके अपना कीमती वक्त मेरे साथ बिता रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं सभी विद्यार्थियों के कमेंट्स को तो नहीं पढ़ पा रहा हूं, पर तहे दिल से मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं
तमाम दुआओं को आपके सामने पेशगी के रूप में रखता हूं कि मेरी दुआएं आपकी सफलता के लिए, आपकी सक्सेस के लिए रामबाण सिद्ध हो। और इससे कोई दूसरी बात मेरे पास है नहीं, और मेरे पास जो भी थोड़े बहुत ज्ञान है वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, जो कुछ भी थोड़ा बहुत जानता हूं वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। बस दिली ख्वाहिश है कि आप मेहनत करने से मत चूकिएगा। विषय वस्तु को पढ़ करके एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़िए और तब तक उसको पढ़ते रहिए जब तक कि उसमें एकदम धार न हो जाए। वो तलवार ज्यादा घातक होती है जिसमें धार होते हैं, पर तलवार और ज्यादा घातक सिद्ध होती है जब तलवार चलाने वालों में धार उतना देखा जाता है। तो हिंदी तो आपके लिए मील का पत्थर शामिल होगा ही, पर इस हिंदी रूपी तलवार को चलाने वाले में जो धार होगा वो सबसे ज्यादा अद्भुत होगा, सबसे ज्यादा दिव्य होगा। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं। चलिए आइए आगे क्रम में बढ़ते हैं। तो प्रकंपित, लुंठित या कंपन जात के श्रेणी में अगर हम आप आकर के बात करें तो केवल एक की बात आती है, पर वहीं पार्श्विक की बात करें, पार्श्विक का दरअसल मतलब यही है कि पिछला हिस्सा, यदि जिह्वा पीछे की तरफ पलट जाए और जब जीभ पीछे की तरफ पलटती है ऐसे, तो इसके बीच में ये स्पेस बचता है, तो इसी स्पेस के दोनों तरफ से वायु का प्रवाह होता है और उसी वायु के प्रवाह के कारण ही इसका उच्चारण हो पाता है, जिसके कारण इसे हम पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। और पार्श्विक व्यंजन की संख्या कितनी है? तो एक है, वो है ल। अब अगर हम एक बात करना चाहें तो इसी में आप समझ पाएंगे, वो मैं आपको बता दूं, अच्छा भी लगेगा आपको ये जान करके कि ये प्रकंपित से लेकर के अर्ध स्वर तक का जो जोन है ये है अंतस्थ का। और आपको याद होगा अंतस्थ की संख्या है 4। अगर अंतस्थ की संख्या है 4, आपने कहा ठीक सर, प्रकंपित, लुंठित और कंपन जात की संख्या 1, कौन है? र। पार्श्विक कौन? 1, कौन है? ल। र और ल को छोड़ करके जो दो लोग बचते हैं वही कहां शामिल होते हैं? अर्ध स्वर या संघर्षहीन में। तो वो शामिल होने वाले जो दो लोग हैं उसमें से एक तो है य और एक तो है व। य और व के विषय में यदि आपसे पूछा जाए तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं और इन्हें संघर्षहीन भी कहते हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा को कोई विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ता, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अर्धस्वर, और अर्धस्वर के साथ साथ हम इसे संघर्षहीन भी कहते हैं। अब मामला आया द्विगुण का। द्विगुण का मतलब ही होता है दो गुण, और दो गुण का मतलब कि जिस भी शब्द में या जिस भी वर्ण में, जिस भी व्यक्ति में दो गुण हो। वैसे ही हम ये तलाश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से दो वर्ण हैं जिसमें दो गुण पाए जाते हैं। और आपको बहुत ही मजे की बात बताऊं कि केवल दो हैं दो गुण वाले, और कैसे होते हैं इनके अंदर दो गुण उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो वो दो वर्ण हैं ये, एक तो है ड़ और एक है ढ़। इन्हें हम द्विगुण के नाम से जानते हैं। अब मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करा रहा हूं। इस रिपीटेशन में जो विद्यार्थी बाद में आए हैं वो भी इसका पूरा पूरा आनंद ले पाएंगे। उन्हें ये तनाव नहीं होगा कि हम थोड़ा लेट आए, ये समझ नहीं पाए सर ने क्या बताया। तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर करने के लिए मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। और जो लोग एक बार सुन चुके हैं उनके लिए तो एकदम ही शानदार होगा कि वो दोबारा अवसर प्राप्त कर रहे हैं इसे सुनने का, उनके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। आइए देखते हैं ये कैसे होगा। दरअसल हम लोगों ने व्यंजन की शुरुआत की और व्यंजन में सामान्य आधार पर पढ़ा, और सामान्य आधार के बाद व्यंजन का जो दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर, और ये मेरी अपनी खुद की सेल्फ डिजाइंड है, ये किसी किताब और पुस्तक की डिजाइनिंग नहीं है। ये मॉडल जो है
ये सबसे लेटेस्ट मॉडल पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर पढ़ा रहा हूं, कहीं इसका कॉपी पेस्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कहीं से आपको तनाव नहीं लेना है। और इस मॉडल को सिर्फ इसीलिए डिजाइन किया गया है आपके मानसिकता के लिए कि एक विद्यार्थी को सबसे सरल लहजे में कैसे समझ आएगा, उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका डिजाइनिंग किया है। और पूरी वर्णमाला जब मैं पढ़ा दूंगा, एक बार अपने मन से बैठ करके रिवीजन करिएगा। एक तो आपका नोट्स इतना खूबसूरत लगेगा दिखने में ना, और दूसरे वर्णमाला का हर एक अंग आप बेहतर तरीके से ऑपरेशन मेथड से आप समझ पा रहे होंगे। ये वाला भी आनंद ठीक ठाक आप पाएंगे। खैर, प्रयत्न के आधार पर एक हो गया स्पर्श, एक हो गया स्पर्श संघर्षी, एक संघर्षी, पंचमाक्षर, अनुनासिक, प्रकंपित, लुंठित, कंपनजात, पार्श्विक, अर्धस्वर या संघर्षीन या द्विगुण। स्पर्श व्यंजन की बात अगर करें तो स्पर्श व्यंजन की संख्या मैंने आपको बताया कि सामान्य आधार पर 25 होंगे। ध्यान रखिएगा, सामान्य आधार पर 25 हैं, पर अगर हम इस आधार पर देखें, माने प्रयत्न के आधार पर, तब इसकी संख्या कितनी हो गई? 20। अब 20 संख्या में एक बात आप ध्यान रखिएगा मित्र कि क वर्ग पूरा इसमें शामिल होगा। च वर्ग यहां से हटा दिया गया है, च वर्ग को यहां से यहां शिफ्ट किया गया। पूरा ट वर्ग यहां शामिल है, पूरा त वर्ग यहां शामिल है, पूरा प वर्ग यहां शामिल है। ऐसी स्थिति में क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ये कहां शामिल हो जाते हैं? स्पर्श व्यंजन में। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्पर्श संघर्षी की बात करें तो संख्या कितनी होगी? 4। कौन कौन सा? च, छ, ज, झ। इय को शामिल नहीं किया गया है। इय स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। फिर संघर्षी की बात आती है मित्र, संघर्षी की संख्या 4 है। श, श, स, ह। संघर्षी की संख्या 4 है। यही 4 हैं जिन्हें हम सामान्य आधार पर अगर बात करें तो सामान्य आधार पर जिन्हें हम क्या कहते थे? ऊष्म, वही यहां पर क्या हो जाते हैं? संघर्षी हो जाते हैं। पंचमाक्षर या अनुनासिक का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण या अक्षर ही पंचमाक्षर या अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। ऐसी स्थिति में इसकी संख्या कितनी है? 5। ङ, ञ, ण, न, म। मैंने आपको बताया ये पंचमाक्षर ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 जगह से होता है। एक तो ये जिन जिन वर्गों से बिलोंग करते हैं वहां से तो बोले ही जाते हैं, माने ङ कंठ से, य तालु, ण मूर्धा, न दंत और म ओष्ठ। इनके साथ साथ इनका उच्चारण स्थान नासिका से भी होता है। ऐसी स्थिति में ङ का उच्चारण स्थान कंठ नासिका बोलेंगे। और ये वही वाला केस है जब मैंने व के उच्चारण में बताया कि व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ, क्योंकि दांत जो है वो होठ पर एक्टिव हो जाता है। ठीक वैसे ही उसके उच्चारण स्थान को ओष्ठ दंत नहीं कह सकते। ठीक वैसे ही इसके उच्चारण स्थान को मत बदलिएगा। ङ का उच्चारण स्थान नासिका कंठ नहीं होगा, ङ का उच्चारण स्थान हमेशा कंठ नासिका होगा। यह बात आप ध्यान रखें। क्लियर है ना? मेरी क्लास तो भैया सदियों से चल रही है, बहुत पहले से। उस समय जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी मैं तब से पढ़ा। 3 दिन हुआ है, लिखा है थंबनेल के ऊपर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखा गया है कि 3 दिन से चल रही है। आज तीसरा लेक्चर है, रेगुलर 2-2 घंटे चलती है। बड़ी विडंबना है इस दुनिया में कि रात को 12 बजे आपके लैंडलाइन पर फोन किया जाता है और आपसे पूछा जाता है भाई साहब सो रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो इस समय पार्क में हूं। सो कहाँ रहा हूं? लैंडलाइन पर फोन किए हो, 12 बजे रात को फोन किए हो, तो जाहिर है वो सो ही रहा होगा। पर दुनिया है ना? चलिए खैर कोई बात नहीं, तनाव मत लीजिए। ऐसे ही मैंने कह दिया, आज तीसरी क्लास है, उसी का हम लोग आनंद ले रहे हैं मिल बांट करके। आइए, प्रकंपित, लुंठित या कंपन जात। प्रकंपित, लुंठित या कंपन जात की बात करें तो ऐसी स्थिति में एकदम स्वाभाविक बात है, जिस वर्ण के उच्चारण में वाइब्रेशन होगा वो प्रकंपित होगा। कौन है? वही है, आप जान ही रहे हैं, र। पार्श्विक में केवल एक व्यक्ति का नाम आता है, वो है ल, क्योंकि कहा जाता है इसके उच्चारण में जिह्वा पीछे की तरफ पलट जाती है और साइड साइड से वायु का प्रवाह होता है। ऐसी स्थिति में हम उसे पार्श्विक कहते हैं। अर्धस्वर या संघर्षहीन की बात करें तो 2 हैं, य और व।
क्योंकि जब र और ल की बात हो गई, र को आप जानते हैं कि क्या है, प्रकंपित है, ल को जानते हैं कि पार्श्विक है, तो जो अंतस्थ के दो लोग बचते हैं वही इसमें शामिल हो जाते हैं। द्विगुण के संदर्भ में ये दो ड़ और ढ़, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं ना, तो बहुत मन होता है, मन कहता है कि वर्णमाला की दुनिया ही बदल दूं और ऐसा पढ़ाऊं कि वर्णमाला बर्बाद हो जाए और आप लोग आबाद हो जाएं। खैर, आइए मजे की बात करते हैं। अब बचा है द्विगुण। द्विगुण की दुनिया के बारे में आपको एक मजेदार बात बता दूं, पर इस मजेदार एपिसोड के लिए एक बार, इतने सारे लोग हैं 897 897, हम तब तक अगले मुकाम पर चल रहे हैं, तब तक आप एक बार इसको धूमधाम से शेयर कर दीजिए। देखते हैं शेयर करने से वाकई में बढ़ जाता है क्या वॉचिंग। लोग कहते हैं कि शेयर करिए शेयर करिए, पर अगर ऐसा है तो आई वॉन्ट टू सी इट इज रियल और इट इज रील। खैर, आइए अगले चरण पर बढ़ते हैं। जिन दो के बारे में हम बात कर रहे थे, वो एक तो ये है मित्र और एक ये है। इसे हम लोग अड़ और अढ़ के नाम से जानते हैं। अड़ और अढ़। द्विगुण का क्या आशय है मैं आपको बता दूं, उसको बहुत सहजता से आप स्वीकार कर पाएंगे। ये वाला दरअसल बाद में खोजा गया, बाद में अस्तित्व में आया, तो हम इसके पीछे जाकर के बात करें। आपको पता है कि पहले ये ड और ढ ही थे, बाद में इसके नीचे लगा नुक्ता। ये वाला जो था वो हिंदी का था और ये जो नुक्ता है ये अरबी फारसी का लक्षण है। तो अगर हम इनकी बात करें तो इन दोनों में हिंदी और अरबी फारसी दोनों के लक्षण पाए जाने के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, द्विगुण कहते हैं। इसका नाम क्या, द्विगुण। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो सारे नाम हम एक बार चर्चा करेंगे। द्विगुण के बाद जो आता है इसे हम उस्रिप भी कहते हैं, इसको हम उत्क्षिप्त भी कहते हैं, इसको हम ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं, इसको हम नवीन वर्ण भी कहते हैं, इसको हम आधुनिक वर्ण भी कहते हैं, इसको हम द्विज वर्ण भी कहते हैं, इसको हम संकर वर्ण भी कहते हैं, देखिए द्विज का मतलब द्वि प्लस ज, द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म होना, माने जिसका जन्म दोबारा हुआ हो वो द्विज होगा। पहले ड और ढ थे तब ये हिंदी के रूप में जन्म हुआ, जब नुक्ता लगा इनके नीचे तो इनका जन्म क्या हुआ, दोबारा हुआ। और दोबारा जिनका जन्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विज के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका नाम द्विज है। और संकर का मतलब ये होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति का निर्माण या किसी भी वस्तु का निर्माण या किसी भी शब्द का निर्माण ठीक उसी तरह किसी भी वर्ण के मामले में अगर हम जाकर के देखें तो जिनका निर्माण दो अलग अलग तत्वों से हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, संकर। तो अगर हिंदी भाषा की शैली में आकर के देखें तो आपको एक कंसेप्ट आपको हम आगे बताएंगे कि दो अलग अलग भाषाओं से जुड़कर बनने वाले शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल गाड़ी, रेल RAIL वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी दरअसल हिंदी भाषा का शब्द है और दोनों मिलाकर के रेलगाड़ी बना। चूंकि रेलगाड़ी दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना उसे हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक वैसे ही इन दोनों का निर्माण
दो अलग अलग भाषाओं के लक्षण से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे संकर वर्ण कहते हैं। और साथ ही साथ इसको द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है। द्विस्पृष्ट का मतलब दो स्पर्श व्यंजन, माने अगर अलग से ढ़ और ढ़ के बारे में पूछा जाए कि ये अलग होने के बाद ये किस शैली में आएंगे, तो आप इनको बताएंगे कि ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत शामिल हैं। ये बात आप समझ पा रहे हैं? अब इनके बारे में और जान लीजिएगा। इतना तो नाम जान ही रहे हैं। अगर इनके बारे में पूछे, अब अलग अलग की बात कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा वरना गलत हो जाएगा। अब इसको मैं ये बांट रहा हूं, ये ऐसा। इस बार अभी तक जो भी हमने एरो बनाए हैं या जो भी नाम बताए हैं, ये इसके बाहर, आउटलाइन के बाहर से इनका नामकरण कर रहे हैं। तो ये सारे नामकरण हुए। अब हम इनके अंदर से इनके नामकरण की बात करें। अगर ये ऐसे और ऐसे, इस ग्राफ का मतलब समझिएगा। अब मैं पर्सनली केवल ड़ और पर्सनली केवल ढ़ की बात कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में अगर आपसे पूछा जाए तो ड़ को कहा जाता है अल्प प्राण और ढ़ को कहा जाएगा महाप्राण। पर अब फिर ध्यान रखिएगा, अब हम दोनों को साथ साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां से हमने एरो निकाला। अगर इस आधार पर कहा जाए तो इनको कहा जाता है सघोष वर्ण या फिर घोष वर्ण। सघोष भी कह सकते हैं, घोष भी कह सकते हैं। अगर इनके सारे डायमेंशन समझ में आ रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्र। मनोज पटेल जी, शुक्रिया, आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके बारे में। चले, हो गया इतना। आइए, इसी के साथ साथ एक वर्ण और है, और उसको पढ़ने के साथ साथ आप एक बात और समझ पाएंगे कि किसी भी वर्ण के अगर आप उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो किस किस ढंग से आपको उस पर दृष्टिपात करना पड़ता है, वो देखिएगा। पहला, एक हम र के संदर्भ में आपको बता दें और एक ल के संदर्भ में आपको बता दें। इन दोनों को देख लीजिएगा। ठीक ऐसा ही अप्रोच जैसे मैंने ह में बताया था, वैसे ही र और ल के बारे में बता रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा। र को मित्र कहा जाता है पार्श्विक, प्रकंपित। अभी आपने देखा, प्रकंपित के बाद हमने इसका एक नाम रखा कि ये लुंठित भी है। इसके साथ साथ अगर हम इसको कहें तो ये कंपन्न जात भी है। कंपन्न जात के साथ साथ अगर इसी को देखें तो क्या ये अंतस्थ में आते हैं? जी, ये अंतस्थ भी हैं। अंतस्थ के बाद अगर हम इसके बारे में कहें तो ये आपको बता दें ये सघोष के अंतर्गत आता है। अल्प प्राण और महाप्राण की दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये अल्प प्राण है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखें तो उच्चारण स्थान इसका क्या है? मूर्धा है। वर्ण एक ही है, पर इसी वर्ण को देखने का जो हमारा अप्रोच है वो अलग अलग हो जाता है। इसी को देखने का जो अप्रोच है वो हमारा अलग अलग हो जाता है। माने र कंपन्न जात भी है, र लुंठित भी है, र प्रकंपित भी है, मूर्धा भी है, अल्प प्राण भी है, सघोष भी है और अंतस्थ भी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक वैसे ही ल के संदर्भ में ल को हम पार्श्विक कहते हैं। ठीक, ल का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ल के बारे में एक बात और, क्या? तो ये अंतस्थ से तो संबंध रखता ही है। ठीक,
ल के बारे में और क्या, तो ये सघोष है। ल के बारे में और क्या, तो ये महाप्राण है। वर्ण एक हैं पर इसके डायमेंशंस अलग अलग हैं। क्लियर? चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बस ऐसे ही आप ध्यानपूर्वक सुनते रहें और इसको ऐसे ही लॉजिकली मैं पढ़ाता रहूंगा, कहीं संदेह की बात ही नहीं आएगी। संदेह तो परीक्षा हॉल में वो प्रश्न आप पर करेगा कि मैं छूट जाऊं, मैं बच जाऊं इस विद्यार्थी थी, वरना ये भी सही लगा जाएगा। और मेरा ये मानना है कि विषय वस्तु को ऐसे नहीं पढ़ा जाता। विषय वस्तु को इस तरीके से पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इतना डेडिकेट होकर के पढ़ो, इतना व्यवस्थित और सुनियोजित पढ़ो कि परीक्षा हॉल में जब आप बैठो ना, तो आपकी अंतरात्मा ये बात आपको बताए, महसूस हो, आपकी अंतरात्मा आपको ये कहे कि अरे लगता तो है कि ये पेपर मैंने ही बनाया है और मेरी बनाई हुई पेपर या मेरा बनाया हुआ पेपर मैं खुद देने आया हूं। जब इस काबिलियत की इस उच्चता पर आप पहुंच जाएंगे, तब आप एकदम अद्भुत अल्टीमेट पर्सन हो जाएंगे। जब आपके अंतरात्मा से यह बात फील करके निकलेगा कि लगता है कि यह पेपर जैसे मैंने ही बनाया है, ये बात अपने आप में बहुत अद्भुत होगा। और वादा कराता हूं और इस बात को मान करके चलिए, विश्वास दिलाता हूं मैं, ये दावा और वादा दोनों करने की प्रक्रिया में है। रेगुलर पढ़ लेंगे ना, तो हिंदी वाले सब्जेक्ट में ये महसूस होना शुरू हो जाएगा आपको। यू फील इट कि लगता है कि ये पेपर आपने खुद डिजाइन किया है, आपने खुद बनाया है, ऐसा महसूस होगा। आइए, जैसा कि आपने अभी तक देखा, वो ये देखा कि हमने इतने परिप्रेक्ष्य पर पढ़े इसको, पेपर को। ये सारे प्रश्न हैं, जो भी बात कह रहा हूं इस नजरिए से देखोगे तो प्रश्न सॉल्व करोगे, बहुत ही आनंद आएगा, धूमधाम से आप मजा करोगे, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं आएगी। अब जो बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, अब हम उस पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण हिस्से पर अगर आप आकर के बात करें, अब हम बात करेंगे घोष के आधार पर इस व्यंजन का वर्गीकरण। आइए देखें। पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि ये घोष का मतलब क्या होता है। घोष को एक और नाम से जानेंगे आप, इसको आप नाद भी कह सकेंगे, इसको आप गूंज भी कह सकेंगे, ठीक। और एक अच्छी बात बता दूं, इसको स्वर तंत्री में कंपन्नता भी आप कह सकेंगे। इसका क्या मतलब है, पहले मैं आपको वहां जोड़ता हूं, उस जोड़ने के बाद हम आपको यहां ले आते हैं। क्लियर? आइए, अच्छी बात बताऊं, आपने गिटार देखा होगा, गिटार पर ऐसे तार बंधे होते हैं, और जो गिटार वादक होता है वो एक एल्युमिनियम की ब्लेड रखता है, उस एल्युमिनियम की ब्लेड से ही इस गिटार को बजाता है। यहां से हम समझाएंगे तो शायद हम उस बात तक ले जा पाएंगे जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं। अब आप ये बताइए कि अगर इस एल्युमिनियम की ब्लेड को गिटार का ये जो तार है, इस तार के ऊपर से अगर वो हवा में इधर उधर फेरे या इधर उधर चलाए, तो क्या इस गिटार से ध्वनि बाहर आएगी? क्या ऐसी संभावना है? यदि
जो गिटार पर तार लगे हों और उस एल्युमिनियम की ब्लेड से ऊपर से अगर आगे पीछे किया जाए तो क्या ऐसा संभव है कि इससे कोई संगीत उत्पन्न हो या ध्वनि उत्पन्न हो? तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा तब होगा जब इसको इसके ऊपर से गुजारेगा, तब इसमें एक प्रकार का वाइब्रेशन पैदा होता है और इसी वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप संगीत उत्पन्न होता है। ठीक वैसे ही हमारे गले में लैरिंग्स पाया जाता है। लैरिंग्स जो होता है वो ठीक इसी गिटार की भांति होता है, उसमें पतले पतले तार होते हैं और जो ये एल्युमिनियम की ब्लेड है वो हमारे गले से निकलने वाली वायु है। वायु जब निकलती है तो हमारे गले में जो ये पतले पतले तार होते हैं, स्वर यंत्र कहा जाता है, इसे स्वर तार कहा जाता है। जब इससे टच होते हुए जब वायु बाहर निकलता है तो इसमें कंपन्नता होती है, इसमें झनकार होता है और इसी कंपन्नता और झनकार के होने से एक भेद मान लिया गया है वर्णों का, और जिन वर्णों को बोलने में वायु इन सारे स्वर तंत्रों से टच होकर के नहीं निकलती, उसे हम एक दूसरे कैटेगरी में रखते हैं। अब आइए इसको समझें कि इसका क्या मतलब निकला। इस आधार पर मैं आपको बता दूं कि ये जो घोष है, घोष के आधार पर हम इसको दो भाग में बांटते हैं। एक को कहा जाता है सघोष वर्ण, सघोष को घोष भी कहा जाता है, और एक को कहा जाता है अघोष वर्ण। सघोष और अघोष वर्णों का दो अलग अलग डेफिनेशन बनेगा और दोनों परिभाषाएं आपको याद होना बेहद अनिवार्य हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला, कहा जाता है कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आपके स्वर तंत्री में कंपन्नता हो, उसे हम सघोष कहते हैं। और सघोष के जगह केवल घोष कह देगा तो भी बात सही है। और अघोष में क्या होता है, बस यही नहीं लगा दीजिएगा कि स्वर तंत्री में कंपन्नता न हो, उसे हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। स्वर तंत्री में कंपन्नता और स्वर तंत्री में कंपन्नता का न होना, एक परिभाषा ये। और दूसरे में कहा जाता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद या फिर गूंज हो, गूंज उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? सघोष या घोष। और कहा यह जाता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास प्रयोग हो, केवल श्वास की उपयोगिता हो, केवल नाद की उपयोगिता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। और ये दोनों परिभाषाएं आपके सामने किसी भी समय ऐसे प्रकट हो सकती हैं। तो क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? स्वर तंत्री में कंपन्नता का होना ही सघोष या घोष का लक्षण है। अघोष में स्वर तंत्री में कंपन्नता का न होना अघोष का लक्षण है। अब हम एक ऐसा तरीका देखेंगे कि सरलता से और सहजता से आप कैसे जुड़ पाएंगे, वो देखिए।
हम ये एक हैंड्स बनाएं, ये आपका हाथ है जिस हाथ से लिखते हैं, राइट हैंड से आप लिखते हैं, ये राइट हैंड मान लीजिए। इस राइट हैंड का मैं बंटवारा करूंगा कि इसको मान लीजिएगा कि ये राइट हैंड का ये वाला दोनों हिस्सा आप मान लीजिएगा कि ये अघोष है, और बाद के तीनों को मान लीजिएगा कि ये सघोष या केवल घोष है। ऐसे समझें। जाहिर सी एक बात तो तय है कि अगर आप परीक्षा में जाएंगे तो हाथ लेकर जाएंगे, ऐसा है नहीं कि हाथ लेकर नहीं जाएंगे, हाथ लेकर के जाएंगे। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अघोष सघोष बोलने का सवाल ही नहीं होता, आप बहुत ही सरलता से और धूमधाम से कर पाएंगे। आइए देखें कैसे। करना कुछ नहीं है, बहुत सरल बात है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे छोटे बच्चे क ख ग घ लिखते हैं, ठीक वैसे ही हम लोग लिखेंगे। क्या? यहां लिखा गया क, यहां लिखा गया ख, यहां लिखा गया ग, यहां लिखा गया घ, यहां लिखा गया ङ। कौन कौन से लोग अघोष के हिस्से में आते हैं और कौन कौन से लोग सघोष के हिस्से में आते हैं, ये आप खुद तय करेंगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा च, मैंने कहा छ, मैंने कहा ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अभी हम आपको इसे ट्रिक के माध्यम से भी एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सरलता से भी बताएंगे। पर इस कंसेप्ट के बाद अगर आप इसे समझ पाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ये हाथ मुझे दे दे कातिया नहीं है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। डायलॉग तो कम से कम सही बोला करो यार। है, अगर हम इसको ऐसे बांट दें तो ये वाला जो हिस्सा है वो कहां चला जाता है? अघोष में। ये वाला जो हिस्सा है वो कहां चला जाता है? सघोष में। इसको अगर हम यहां से ऐसे बांटें, ये वाला हिस्सा अघोष का, इधर वाला सघोष का। बस केवल ये ध्यान रखिएगा, याद करने वाली जो बात, क से लेकर के म तक तो आप धूमधाम से कर ले जाएंगे, पर जहां दिक्कत आनी है या जहां आपको समस्या होगी वो है, ये ध्यान रखिएगा कि ये श, श और स, ये तीनों जिस हिस्से में शामिल हैं उसे हम अघोष कहते हैं। केवल तीनों श जो होते हैं वो अघोष होते हैं मित्र, केवल तीनों स। इनको छोड़ करके जितने भी बचेंगे, कौन? एक ऊष्म वाला ह और सभी अंतस्थ माने य, र, ल और व, ये सभी क्या हो जाते हैं? ये सभी सघोष हो जाते हैं। ह के साथ साथ सभी अंतस्थ क्या हो जाते हैं? सघोष। मुझे लगता है ये आप आसानी से याद रख पाएंगे। अब जो लोग ट्रिक की बात करते हैं, इसको मित्र मान लीजिए पहला, इसको मान लीजिए दूसरा, और इसको मान लीजिए तीसरा, और इसे माने चौथा, और इसे माने पांचवा। अब ट्रिक याद रहेगा, भूलेंगे भी नहीं, एकदम आपके माइंड में सेट हो जाना है। अब आप मुझे बताइए कि अघोष वाले सेक्शन में कौन कौन से लोग शामिल हैं? अघोष में, तो अघोष में पहला और दूसरा, तो ये पहला प्लस दूसरा प्लस ये तीनों श, श, श और स, ये क्या हैं? अघोष हैं। सघोष वाले में कौन कौन आता है? तो तीसरा, चौथा, पांचवा। ये बना कैसे है रूल, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, और कौन? ह, और कौन?
अंतस्थ, यही ना कहेंगे। इसमें आया एक तो तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा प्लस ह प्लस अंतस्थ के 4। ये तो सबको पता है। प्रश्न का लेवल तब और शानदार हो जाता है जब ये पूछता है कि भैया इसकी संख्या कितनी है, तब आप क्या बताएंगे। अब हम संख्या पर आकर के देखें। अगर हम इस एक की बात करें तो ये है एक, लेकिन इस एक की वैल्यू 5 के बराबर है। तो 5 5 10 और 3 13। अगर पूछा जाए अघोष की संख्या कितनी है तो 13। याद रखिएगा, प्रश्न आता है संख्या और अचानक संख्या पूछेगा तो वहां बहुत तनाव में बच्चे हो जाते हैं कि अब संख्या कितनी लगाएं। इसके लिए परेशान नहीं होना है। इस 3 की वैल्यू 5 के बराबर, 4 की भी वैल्यू 5 के बराबर और 5 की भी वैल्यू 5 के बराबर। तो 5 5 10 5 15, ह को लिए 16 और अंतस्थों को मिला लिए तो कुल कितना 20। सघोष की संख्या की अगर वो बात करेगा तो सघोष की संख्या 20 हो जाती है। मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक आप समझ पा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके एक और बहुत अच्छे हिस्से के बारे में बताने जा रहा हूं, कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा कि सभी स्वर क्या होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, अघोष या सघोष। तो एक प्रश्न आप ये, और इसका दूसरा पक्ष, परीक्षा में स्वरों की संख्या को कभी भी सघोष में ऐड करके नहीं देगा। यह ध्यान रखिएगा, जब भी अघोष सघोष की संख्या पूछता है तो स्वरों की संख्या को ऐड करके आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर आपसे पूछा जाए कि सभी स्वर, तो ध्यान रखिएगा यहीं सघोष के बगल में लिख लीजिएगा सभी स्वर। तो सभी स्वर क्या होते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप धूमधाम से बता सकें कि सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं। सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो एक सुंदर सा, बेहतर सा, लाजवाब सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए आइए और एक मजे की बात बताएं। यहां तक तो क्लियर है? ठीक। ये जो अभी हम लोग वर्गीकरण देखे, ये वर्गीकरण कैसा रहा, घोष के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे प्राण के आधार पर। घोष के आधार पर एकदम क्लियर। घोष के आधार पर अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा यार मेरे भाई, ये हाथ है, ये दोनों जो है, बुद्ध जो है आशीर्वाद देते हैं, तो बुद्ध की जो उंगलियां बंद होती हैं वही अघोष है, जो ओपन है वो सघोष है। अब ऐसी स्थिति में ये अघोष है तो क से लेकर के म तक को आपको याद ही नहीं करना है। वो क ख ग घ लिख करके आप तुरंत जजमेंट ले लेंगे। महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि केवल ये याद करिए कि तीनों श जो होते हैं वो अघोष होते हैं, और जो लोग बचे हैं, एक ऊष्म का कैंडिडेट है और 3 अलग हैं, ये सभी कहां चले जाते हैं, सघोष में। बस केवल इतना सा याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब आइए अगले चरण पर। अब हम देखेंगे प्राण के आधार पर। ये वही प्राण है जिसका एक अर्थ होता है वायु या फिर श्वास। वायु या श्वास। इसके आधार पर अगर हम बात करें तो हम इसको कितने भागों में बांट करके देखते हैं, ये देखते हैं।
माने प्राण के आधार पर हमको बंटवारा करना है। अब देखिए आप खुद ही बताएंगे, ये जितने भी व्यंजन हैं मित्र, इन व्यंजनों की एक खासियत है और एकदम लॉजिक खासियत है और लाजवाब खासियत है कि कुछ व्यंजनों का जब हम आप उच्चारण करेंगे तो कुछ व्यंजनों के उच्चारण करने के दौरान वायु की बहुत कम मात्रा स्पेंड होती है और कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण के दौरान आपको अधिक मात्रा स्पेंड करना होता है। माने कुछ लोगों के लिए कम श्वास की जरूरत होती है और वहीं कुछ के लिए अधिक श्वास की जरूरत होती है। तो यही बात यहीं लिखेंगे, यहां कम श्वास और अधिक श्वास। करना कुछ नहीं है, इसी कम को ही वर्णमाला की भाषा में अल्प कहा जाता है और इसी श्वास को वायु और इसी श्वास को प्राण कहा जाता है। तो श्वास के ऊपर हमने क्या लिख दिया, प्राण। माने एक हिस्सा जो तैयार हुआ वो अल्प प्राण का हुआ। इसी अधिक को वर्णमाला की भाषा में कहा जाता है महा, और श्वास का अर्थ क्या हो जाता है, प्राण। ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया, महाप्राण। अर्थात वायु के आधार पर या फिर श्वास के आधार पर हम इसे दो भागों में बांटते हैं। एक को अल्प प्राण कहा जाता है और वहीं एक को महाप्राण के नाम से जानते हैं। एक को अल्प प्राण कहते हैं, एक को महाप्राण कहते हैं। इस आधार पर यदि हम इसका वर्गीकरण करके देखें तो फिर हमको वही ग्राफ बनाना पड़ेगा और जिसके आप आसानी से करना कुछ नहीं है मित्र। इसको मान लीजिएगा आप अल्प प्राण, इसको मान लीजिएगा आप महाप्राण, इसको मान लीजिएगा आप अल्प प्राण, इसको मान लीजिएगा आप महाप्राण और इसको मान लीजिएगा अल्प प्राण। मेरी जिंदगी तुझसे शुरू और तुझ पे खत्म है, ठीक वैसे ही इसमें अल्प प्राण पर शुरू और अल्प प्राण पर क्या खत्म हो जाती है। ऐसी सिचुएशन को अगर हम केंद्र में रख करके बात करें तो आइए देखें, क से लेकर के म तक के मामला को बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है, बहुत धूमधाम से आप कर पाएंगे। ये हुआ क, ये हुआ ख, ये हुआ ग, ये हुआ घ, ये हुआ ङ। क अल्प प्राण, ख महाप्राण, ग अल्प प्राण, घ महाप्राण, ङ अल्प प्राण हो जाता है। ठीक वैसे ही च, छ, ज, झ, ञ, ट, छ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। चलिए बताइए, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कोई बात नहीं है भैया। क, ख, ग, घ, ङ से लेकर के म तक आप लिख लीजिएगा तनाव मुक्त होकर। अब यहां मजेदार वाली बात यह है, या अच्छी बात कहूं तो, एक ऐसा मैंने किया और एक ऐसा किया। ये वाला जो जोन है वो अल्प प्राण का, ये वाला जो जोन है महाप्राण का। करना कुछ नहीं है, केवल ये ध्यान रखना है य, र, ल और व और श, श, स और ह, ये सभी कहां आ गए, अल्प प्राण में, और सभी ऊष्म, सभी अंतस्थ अल्प प्राण में, सभी ऊष्म महाप्राण में। अगर हम कहें ये य, र, ल, व हैं क्या, तो आपने बताया कि सर ये अंतस्थ हैं, और यदि ये अंतस्थ हैं तो अ से अंतस्थ होता है और अ से ही अल्प प्राण होता है। याद रहेगा, आप भूल नहीं पाएंगे। अगर चाहोगे मुझे भूलना तो भूल नहीं पाओगे, ये वाला माहौल है यहां।
अ से अंतस्थ, अ से अल्प प्राण। केवल याद करने वाली बात मित्र यही है, अ से अंतस्थ, अ से अल्प प्राण। ठीक उसी फॉर्मेट पर अगर हम लोग बात करें, इसको आप मान लीजिएगा पहला, पांचवा और सभी अंतस्थ। ये क्या हो जाते हैं? अल्प प्राण। महाप्राण के फॉर्मेट में 2 + 4 + ऊष्म। वैल्यू निकाल करके देखें तो आप धूमधाम से समझ पाएंगे। 5 5 10, 5 15 और 4 19। 5 5 10, 5 15 4 19, 5 5 10 और 4 14। संख्या की बात कहे, चाह करके भी नहीं भूलेंगे, याद रहेगा। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं मान लूं कि ये बात आप समझ पा रहे हैं, तो ये 19 हो गया और ये 14 हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि सभी स्वर सघोष होते हैं, ठीक उसी तरह अगर अल्प प्राण और महाप्राण की दृष्टिकोण से अगर स्वरों को देखा जाए और आपसे पूछा जाए कि ये किसमें शामिल हैं, तो आप बताएंगे कि जितने भी अल्प प्राण हैं वो सभी सघोष के अंतर्गत आएंगे। जैसे सभी स्वर सघोष थे और सभी स्वर अगर पूछा जाए कि क्या हैं, तो आप बताएं अल्प प्राण हैं। ये अलग से ही पूछा जाएगा मित्र, इसमें शामिल नहीं होगा। सभी स्वर क्या होते हैं तो आसानी से आप बता पाएंगे, और संख्या इसमें ऐड होगी नहीं, और ये भी आप समझ पाए होंगे, तो इसका भी एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जी बहुत अच्छा, सब जुट करके पढ़ते रहें। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरा एक बार जितने लोग हैं वो कमेंट करके ये हमको बता दें कि वो उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर किस जिले से बिलोंग करते हैं। अगर आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे तो इससे हम ये समझ पाएंगे कि मैं कहां तक जुड़ पा रहा हूं आपसे, और हम ये समझ पाएंगे कि चंद्रा का विस्तार कहां तक हो चुका है। और बड़ी खुशी होगी यह जान करके। और डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ आप अपने वो फीलिंग्स भी लिखेगा कि क्या क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, अब आइए अगले चरण पर। अब दरअसल जो अंतिम पॉइंट रहा है, मैंने आपको बताया कि जब हम पढ़ेंगे व्यंजन को तो पहले हम पढ़ेंगे क्या, पहला जो रहा वो सामान्य आधार पर, फिर हमने संयुक्त ध्वनियों को पढ़ा, फिर संयुक्त ध्वनियों के बाद हमने क्या पढ़ा, तो संयुक्त ध्वनियों के बाद हमने पढ़ा प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण के बाद हमने क्या पढ़ा, तो मैंने पढ़ा घोष के आधार पर व्यंजन का। फिर घोष के बाद अगर हम बात करें तो हमने फिर देखा उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्राण के आधार पर इसका वर्गीकरण। प्राण के आधार पर देखने के बाद अगर हमने जो बात किया उसके बारे में, ये कहां पहुंच गए, अब सीधे से अब उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण बाकी है। पर ध्यान रखें, मैं उच्चारण के स्थान पर केवल व्यंजन का वर्गीकरण न करके मैं एक बार में पूरे वर्णमाला का वर्गीकरण करना बता रहा हूं, और आप ट्रस्ट करिएगा कि आपको पूरे वर्णमाला का उच्चारण स्थान एकदम याद रहेगा। मौखिक रूप से आप याद कर पाएंगे, मौखिक रूप से बहुत सरलता और सहजता से ये बात आप याद कर पाएंगे। चलिए आइए देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर, है ना, उच्चारण के आधार पर अब हम व्यंजन का नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं, स्वर और व्यंजन दोनों के बारे में विस्तार से जिक्र करेंगे। ये बात आप ध्यान रखें, स्वर और व्यंजन दोनों के आधार पर हम विस्तार से जिक्र करेंगे, ये बात आप ध्यान रखें। चलिए आइए देख लेते हैं।
देखिए कहते हैं कि कुछ तो ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान होगा कंठ, कुछ ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान होगा तालु, कुछ ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान होगा मूर्धा, कुछ ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान होगा दंत, कुछ ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ, कुछ ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठ, कुछ ऐसे होंगे जिनका उच्चारण स्थान होगा कंठ तालव्य, कुछ ऐसे होंगे जिनका उच्चारण स्थान होगा कंठोष्ठ, और कुछ ऐसे होंगे जिनका उच्चारण स्थान होगा नासिका। एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और बेहद महत्वपूर्ण पूछा जाता है मित्र, मैं आपको बताऊं। प्रश्न ये होगा कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कुल कितने भागों में बांटा गया है। यह परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है मित्र, यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम बात करें तो इसको कुल कितने भागों में बांटा गया है। यह एमपी पटवारी की परीक्षा में पूछा गया। जो हमारे यहां लेखपाल है वहां पटवारी के नाम से जाना जाता है। तो उच्चारण के स्थान के आधार पर अगर दे दिया जाए 7, बी दिया गया 8, सी दिया गया 9 और डी दिया गया 11, तो कुल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितना? सही जवाब 9। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। चलिए एकदम लगेगा कि सर एकदम अच्छे से याद हो गया, अब हमको दिक्कत नहीं होगी। वर्णमाला में जब हम वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो क्रम से पढ़िए तो पूरा आनंद रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या रहा, फिर हम लोग स्पर्श व्यंजन का देख लें, फिर हम लोग अंतस्थ का देख लें, फिर हम लोग ऊष्म का देख लें, और उसके बाद फिर हम अयोगवाह का देख लें। और जहां इतना देखेंगे आप सहजता से उस भाग में एंटर कर जाएंगे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे कंठ में, कंठ वाले पार्ट पर कि कंठ से कौन कौन बोले जाते हैं। अब जल्दी से, क्लास चूंकि याद है आपको, पहले पढ़ाया जा चुका है, तो कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते थे तो ध्यान रखिएगा। अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई और ई का उच्चारण स्थान तालु, री का उच्चारण स्थान मूर्धा। ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा में एक वर्ण आता है री, संस्कृत की बात कर रहा हूं, हिंदी के वर्णमाला में उसका स्थान नहीं है। वो कहां से बोला जाता है? दंत, पर हिंदी में नहीं, इसलिए क्रॉस। ओष्ठ से बोला जाने वाला कौन कौन से स्वर हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ। दंतोष्ठ से तो कोई नहीं था। कंठ तालव्य से एक था ए और एक ऐ। कंठोष्ठ से ओ, औ, और नासिका से कोई स्वर नहीं, क्योंकि 11 स्वर हैं और 11 स्वरों की दुनिया आप पार कर लिए हैं। क्या ये सरलता से समझ पाए कि कोई डाउट है? अभी यहां तक ठीक ठाक समझ पाए? चलिए अच्छी बात है। अब हम स्पर्श व्यंजन की बात करें। अभी आप कहेंगे कि सर एकदम इजी हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं। आपको याद होगा कि पूरा क वर्ग कहां से था? कंठ से। पूरा च वर्ग कहां से था? तालु से। पूरा ट वर्ग कहां से था? मूर्धा से। पूरा त वर्ग कहां से था? दंत से। और पूरा प वर्ग कहां से था? तो ओष्ठ से। क्या मैं ये बात भी समझा पा रहा हूं? कहीं कोई तनाव नहीं होना चाहिए। इस हिस्से या इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप वहां तक अप्रोच बना पाएंगे, पहुंच पाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए
जी मैंने अल्प प्राण महाप्राण स्वर हैं कि नहीं है वो बात मैंने बता दिया। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर सघोष होते हैं, ये ध्यान रखें। अब अंतस्थ की बात करें। अंतस्थ में मित्र य र ल व की बात आती है, तो याद रखिएगा कि अंतस्थ में य का उच्चारण स्थान तालु था, य का उच्चारण स्थान तालु, र में वाइब्रेशन होता था इसलिए मूर्धा, ल के उच्चारण में दांत का प्रयोग और व में केवल व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ दोनों। अच्छा, इसके बाद वाला ब्लैंक है तो ये हिस्सा सब ब्लैंक कर दीजिए, क्रॉस कर देंगे तो तनाव नहीं रहेगा। ये देखिए, अब चूंकि अंतस्थ में य तालु से, र मूर्धा से, ल दंत से और वह क्या हो गया दंतोष्ठ, 4 ही हैं, बाकी सब पर हम क्या लगाएंगे क्रॉस लगा देते हैं। ये देखिएगा, ये क्रॉस हो गया, यह हो गया, र हो गया, ओष्ठ से कोई भी नहीं है उसको हटा दिए। कंठ तालव्य से कोई नहीं तो हमने पूरा क्रॉस कर दिया। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर हम आगे बढ़ें। ऊष्म में आपको बताएं कि ऊष्म का जो ह था उसका उच्चारण स्थान कंठ था, इसका नाम ही तालव्य स, इसका नाम ही मूर्धन्य स और इसका नाम ही दंत स, बाकी सब क्या हो जाएंगे क्रॉस। और अयोगवाह में क्या अह का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है कंठ और अंग का उच्चारण स्थान माना जाता है नासिका। पूरे का वर्गीकरण हो गया। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यही जो क वर्ग है, इसी क वर्ग को संस्कृत में कु उच्चारण से बोला जाता है। और संस्कृत में ऐसे ही आपको बताया जाएगा, अ और आ को अ मान लिया गया, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, ईचू यशानाम तालु, रीटू रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता। ठीक ऐसे ही उसको आगे बढ़ाया जाता है। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, ये इसी परिपाटी पर चलता है। चलें, चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से वर्णमाला के विषय में हम लोगों ने ठीक ठाक अपना अप्रोच बनाया और ठीक ठाक ढंग से आप इसको समझ पाए। क्या मैं ये मान लूं कि आप समझ पा रहे हैं इसको? चलिए, और ये वाला हिस्सा अपने आप ही समाप्त हो गया। अब हम थोड़ा सा अंग और अह की बात कर लें। ये 2 लोग अभी बाकी हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। अंग और अह, इनके विषय में पहले आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्या है कि इनको कहा जाता है कि ये वर्ण हैं। क्या गजब की बात है, बहुत ध्यान से तार्किकता के साथ सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या मतलब है इसका। ये वर्ण तो हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण के कितने भेद हैं तो आप बताते हैं कि सर 2, एक है स्वर, एक है व्यंजन। ये वर्ण हैं और वर्ण के कितने भेद, स्वर और व्यंजन।
और बड़ी अच्छी विडंबना इसके साथ खड़ी करते हैं कि अंग और अह के बारे में कहा जाता है कि अंग और अह न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। इसे विरोधाभास कहते हैं, विरोधाभास अलंकार। कहा यह जाता है कि अंग और अह वर्ण हैं, यह कथन सत्य है। यह भी सत्य है कि वर्ण के केवल दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, इसमें भी कोई डाउट नहीं। और फिर तीसरी बात में कहा जाता है कि अंग और अह न तो स्वर हैं न तो व्यंजन हैं। प्रश्न है ऐसा कैसे संभव है, यही मैं जानना चाह रहा हूं। क्या आपने कभी इस नजरिए से इसको देखा, पढ़ा या जाना? चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात आप समझ पाएं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे ये क है, क्या है क, और क को तोड़ करके देखें तो इसके दो हिस्से होते हैं। क और अ। एक और यहीं बता दें, जैसे मान लीजिए कि का अगर विग्रह करके हम लोग देखें तो इसके भी दो हिस्से होंगे, क उसके बाद ई। इसका मतलब यह है कि एक बात तो तय है। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, और यह ध्यान रखिएगा किताब में यह बात मेंशन नहीं है, बहुत गौर से सुनेंगे तो शायद उस लेवल पर आप समझ पाएंगे। प्रश्न यह है कि इसको कहा गया है कि ये वर्ण है पर न तो स्वर न तो व्यंजन है, ऐसा कैसे ये बात आती है? तो मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा। जब इस वर्ण को हमने तोड़ा तो क और अ में बटा, और क क्या है तो आप बताएंगे व्यंजन, इसमें कोई दो राय नहीं। और अ के बारे में अगर हम बात करें तो अ क्या है? अ क्या है तो स्वर, क यहां क्या है? व्यंजन, ई कहां यहां क्या है? स्वर। अब एकदम इसका जो लॉजिक है वो उसको आप समझिएगा ध्यान से। ये बात ये है कि व्यंजन की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वह स्वर के पहले आता है। जब भी आप व्यंजन बोलेंगे तो वो हमेशा स्वर के कहां आएगा? पहले। माने जिन भी ध्वनियों के पास यह काबिलियत देखने को मिलती है कि वो स्वर के पहले उच्चरित होते हैं, उन्हें ही व्यंजन कहा जाता है। और स्वर की विशेषता ये होती है कि वो ऑलवेज व्यंजन के बाद आता है। यानी वह ध्वनि जो व्यंजन के बाद उच्चरित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जो व्यंजन के बाद उच्चरित होती है उसे स्वर, और जो स्वर के पहले उच्चरित होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। अब आप समझें, इन दोनों की बात करें तो इन दोनों की साइन के रूप में यह है। अब यहां से क्या मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात ध्यान रखिएगा। अंग और अह इसलिए स्वर नहीं माने जाते हैं क्योंकि इनका प्रयोग जब किसी भी वर्ण के साथ होता है तो न तो पहले होता है और न ही बाद में होता है। ये किसी भी वर्ण के साथ साथ उच्चरित होते हैं। अंग, क पर अगर आप बिंदु लगाएंगे और ई पर आप बिंदु लगाएं तो ऐसा नहीं है
ये जब क के साथ बोलेंगे, क का उच्चारण करेंगे तो क के बाद ये उच्चरित नहीं होगा, क के साथ ही होगा। और यहां पर ई पर किसी स्वर पर लगाते हैं तो ये स्वर के पहले नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर ये स्वर के पहले उच्चरित हो जाता तो इसे व्यंजन मान लिया जाता, और अगर इसे व्यंजन के बाद उच्चरित किया जाता तो ये स्वर मान लिया जाता। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अंग और अह न तो व्यंजन की तरह स्वर के पहले बोले जाते हैं, न ही स्वर की तरह व्यंजन के बाद बोले जाते हैं। इस दृष्टिकोण से न तो इसे हम स्वर कहते हैं और न ही इसे व्यंजन कहते हैं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? यहां से कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे की बात करें। अब दूसरी बात, इनको हम अयोगवाह भी कहते हैं। अयोगवाह इनका नाम क्यों पड़ा है पहले वो जान लीजिए। ये बने हैं अ प्लस योग प्लस वाह से, जहां अ का मतलब होता है बिना, योग का मतलब होता है जुड़े, और वाह का मतलब होता है वहन करना। अंग और अह की ये शर्त है कि अंग और अह ये कहते हैं कि न तो मैं स्वर के साथ जुड़ूंगा, माने बिना जुड़े। बिना जुड़ने का इसका संदर्भ ये है कि न मैं स्वर के साथ जुड़ूंगा और न ही व्यंजन के साथ जुड़ूंगा, इसलिए इसका नाम हुआ अयोग। और वाह का मतलब वहन करना। इसके बावजूद ये कहते हैं यही दोनों लोग कि यदि किसी स्वर को मेरी जरूरत होगी तो हम उसके साथ भी प्रयुक्त हो जाएंगे, यदि व्यंजन के को मेरी जरूरत होगी तो हम व्यंजन के साथ भी जुड़ जाएंगे। अर्थात ऐसी स्थिति में ये स्वर और व्यंजन के साथ जुड़ने रूपी जो अपने कर्तव्य हैं उसका वहन करने के लिए तैयार हैं, कि हम इनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, पर न तो हम स्वर के साथ जुड़ेंगे और न ही व्यंजन के साथ जुड़ेंगे। इस दृष्टिकोण से इसको क्या कहा जाता है? अयोगवाह। और एक अच्छी बात, अगर पूछा जाए अंग का एक और नाम क्या है और अह का एक और नाम क्या है, तो अंग को कहा जाता है अनुस्वार, और अह का जो एक और नाम है वो क्या है? विसर्ग। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे विवेक मिश्रा जी, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाह रहा हूं कि अगर आपको तनाव हो रहा है तो आप क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? और मुझे तो नहीं लगता कि आप पढ़ने वाले छात्र हैं, बुरा मत मानिएगा, पर लगता ऐसा नहीं है। लाक्षणिक दृष्टिकोण से जो ये बता रहा हूं ना, सामान्य हिंदी की 200 किताबें आप पढ़े होंगे, पर 200 किताबों में कहीं इसका जिक्र नहीं है। और जो बातें हम बताएंगे ना, वो किताब से एकदम परे होकर के अपने खुद के विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ तक आपको पहुँचने में जिस दृष्टिकोण से आप स्पीड की बात कर रहे हैं, जिंदगी में नहीं पहुँच पाएंगे। डेडिकेशन रखिए, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको लगे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पीछे वही लोग रहते हैं जो दूसरों की बुराई करने पर तुले होते हैं, बुरा मत मानिएगा, मैंने ये महसूस किया है। कि अगर आप कोई चीज़ अच्छा नहीं कह सकते हैं तो तो मेरा तो यही तरीका है, अच्छा लगे बुरा, तनाव मत लीजिएगा। चलिए, खैर, अब हम लोग अगले चरण पर आ जाते हैं। नहीं, उसमें क्या है कि जब आप ऐसे कमेंट करते हैं तो बाकी बच्चों का मनोबल टूट जाता है।
खैर, यहां तक बात आप समझ ही पाए होंगे। अब अगर आपकी इच्छा हो तो हम एक आध दो प्रश्न की चर्चा करें और प्रश्न की चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ जाएं। इससे पहले कि हम पूरा एक बार सिनॉप्सिस आपको दे दें कि जो जो हम लोगों ने पढ़ा उसके क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं। आइए पहले स्वर पढ़े। स्वर में हम लोगों के पास कितने आधार थे? एक तो था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा क्या था? मात्रा के आधार पर, तीसरा क्या था? उच्चारण स्थान के आधार पर, अगला क्या था? जीभ प्रयोग के आधार पर, अगला क्या था? ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, अगला क्या था? मुख विवर के आधार पर। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए, अच्छा ठीक है, बड़ा लिख दे रहे हैं भैया, आप एकदम निश्चिंत रहें। हमने कहा कि हम लोग स्वर की बात कर रहे थे। स्वर में एक हम लोग पढ़ा थे उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा जो रहा है वो रहा है मात्रा के आधार पर, तीसरा रहा है वो उच्चारण स्थान के आधार पर, चौथा जो रहा है उच्चारण स्थान के बाद जीभ प्रयोग के आधार पर, अगला जो रहा है वो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, और अगला जो रहा है वो मुख विवर के आधार पर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप तुरंत इसको टाइप करके बताइए कि किस आधार पर इसके कितने भेद थे। जिस आधार की हम बात कर रहे हैं सबके नाम आप टाइप करके बताएं। इसके भेद आप लिखते जाइए कि कुल कितनी संख्या है। आइए देख लेते हैं। अरे भैया, रस छंद अलंकार गजब पढ़ाते हैं, पर पढ़ाने का लोग मौका देंगे तब तो पढ़ाएंगे। ऐसे लोग कहते रहेंगे कि जो है स्पीड से, स्लो से, तो कैसे चलेगा। धैर्य रख करके पढ़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी कला है। रातों रात सफलता नहीं मिलती ना। हीरे की कीमत तब होती है वो जितना ज़्यादा वो जौहरी के पास रहता है, जब जब वो तराशा जाता है। हीरा ये कहे कि तुरंत हमको मार्केट में पंप कर दीजिए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो लेस पेशेंस। खैर आइए, अब अगर बात करें उत्पत्ति के आधार पर, मैंने इसको दो भागों में बांटा था। मात्रा के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा था, उच्चारण के आधार पर 6 भागों में बांटा था, जीभ प्रयोग के आधार पर 3, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर 4, 2 और इसके आधार पर 4। चारों का नाम बता दे और यही परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। इसका जो पहला था वो क्या था? मूल स्वर। दूसरा क्या था? संधि स्वर। मात्रा के आधार पर हम इसको क्या कहे थे? मैंने आपको बताया था ह्रस्व स्वर, आपको बताया था दीर्घ स्वर, आपको बताया था प्लुत स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर कहां कहां से था भैया? तो कंठ से, फिर तालु से, फिर मूर्धा से, फिर दंत से नहीं था, ओष्ठ से, अगला कंठ तालु से, और अगला कंठोष्ठ से। जीभ प्रयोग के आधार पर अगर बात करें, अग्रस्वर, अगला मध्य स्वर, और अगला पश्च स्वर। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर तो एक था वृत्तमुखी और एक था अर्धवृत्तमुखी। इसके आधार पर, मुख विवर के आधार पर क्या था? विवृत। अगला था अर्धविवृत।
अगला है अर्धसंवृत, अगला है संवृत। क्या यहां तक याद आया अच्छे से? बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। ये एक साथ प्रश्नों को करने का ये तरीका है कि आप सरलता से अपना अप्रोच कैसे बना लेते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं मजेदार, अब जल्दी जल्दी आप लोग खुद लिखते जाइएगा और एक शॉर्ट नोट्स तैयार हुआ जिसको हम लोग एक लंबे समय तक पढ़े, उसको कम समय में कैसे जजमेंट कर पाएंगे। मूल स्वरों की संख्या 4 थी और संधि स्वरों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ह्रस्व स्वर में कौन कौन थे? तो आपको पता है कि ह्रस्व स्वर में अ था, ई था, ऊ था और री। दीर्घ में कौन था? आ था, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ। ए, ऐ, ओ और औ। याद आया? और प्लुत में कौन था? केवल एक उदाहरण आता है, ओम। कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते थे? तो आप बताएंगे अ और आ। तालु से छोटी ई और बड़ी ई। मूर्धा से री। ओष्ठ से छोटा ऊ बड़ा ऊ। कंठ तालु से ए ऐ। कंठोष्ठ से ओ औ। जिन्होंने पहला लेक्चर देखा होगा उनको ये स्पीड बहुत शानदार लग रही होगी, कोई कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब देखिएगा अग्र वाले हिस्से में, अग्र में कौन कौन था मित्र? तो आप बताएंगे छोटी ई, बड़ी ई, ए था, ऐ था। मध्य में केवल अ का जिक्र आता है। पश्च में कौन आ गया था? आ गया था, छोटा ऊ आ गया था, बड़ा ऊ आ गया था, ओ आ गया था, औ आ गया था। क्या शीघ्रता से रिवीजन हो रहा है? अगर तेजी से रिवीजन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और ये तेजी से वही लोग रिवीजन कर पा रहे हैं या उनका ही माइंड ठीक ठाक चल पा रहा होगा जो पिछला लेक्चर बहुत शालीनता से देखे थे। वृत्तमुखी में अगर हम बात करें तो कौन कौन आता था भैया? तो छोटा ऊ था, बड़ा ऊ था, ओ था और औ था। अर्धवृत्तमुखी में कौन कौन आ गया? तो आपको बताए हैं आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है और ए है और ऐ है। ये अर्धवृत्तमुखी में। वृत्त और विवृत में कौन था? केवल एक वर्ण था, आ। अर्धविवृत में कौन था? ऐ और औ। और अर्धसंवृत में कौन था? ए और ओ। और संवृत में कौन था? छोटी ई था, बड़ी ई था, छोटा ऊ था, बड़ा ऊ था। पूरा स्वर क्लियर हो गया होगा मुझे जहां तक ध्यान है। और मूल में कौन आ गया? अ आ गया, छोटी ई आ गया, छोटा ऊ आ गया, री आ गया। और संधि स्वर के दो भेद याद है कि नहीं? एक मैंने कहा था मूल दीर्घ होता है, एक मैंने कहा था संयुक्त या मिश्रित होता है। संयुक्त या मिश्रित। मूल दीर्घ में कौन कौन? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ था। संयुक्त या मिश्रित में कौन कौन शामिल थे? तो आपको याद होगा ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें संयुक्त या मिश्रित के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11, पर उनको अलग अलग आधारों पर बांट करके देखें तो इस तरीके से आप पूरा कर पाएंगे। क्या यहां तक क्लियर हो गया? कहीं कोई डाउट? चलिए बहुत अच्छी बात है, एकदम क्लियर। ये स्वर का वर्गीकरण एक बार में कर पाए। अब मैं व्यंजन के बारे में बता रहा हूं, अभी तुरंत आप समझ पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरे व्यंजन का वर्गीकरण एक बार में रिवीजन। चलिए व्यंजन का रिवीजन देख लेते हैं। व्यंजन में मैंने आपको बताया था एक तो है भैया सामान्य आधार पर, दूसरा क्या था? प्रयत्न के आधार पर, तीसरा क्या था? घोष के आधार पर, चौथा क्या था? प्राण के आधार पर, फिर क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर संपूर्ण वर्णों का वर्गीकरण करना था।
बहुत ही शीघ्रता से देखिए और बताते चलिए। सामान्य आधार पर अगर याद होगा तो हम लोगों ने बताया था कि एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है ऊष्म व्यंजन और एक होता है संयुक्त व्यंजन। क्या ये बात याद है? चलिए, अब स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल कितनी थी? 25। कौन कौन से? क वर्ग थे, फिर च वर्ग थे, फिर ट वर्ग थे, फिर त वर्ग थे, फिर प वर्ग थे। अंतस्थ की संख्या 4। कौन कौन? य था, र था, ल था, व था। ऊष्म की संख्या 4। श, श, स, ह। संयुक्त की संख्या 4। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। कोई दिक्कत? जी बिल्कुल, अंत में पूरा स्क्रीनशॉट का अवसर मिलेगा आपको। प्रयत्न के आधार पर जो हम लोगों ने बांटा था वो कौन कौन सा था? एक तो था स्पर्श, अगला था स्पर्श संघर्षी, अगला है संघर्षी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो लोग कमेंट कर रहे हैं जिनको बहुत छोटा दिख रहा होगा वो स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। संघर्षी के बाद हम लोग देखे थे पंचमाक्षर के बारे में। पंचमाक्षर के बाद हम लोगों ने प्रकंपित के बारे में देखा। प्रकंपित के बाद हम लोग पार्श्विक के बारे में देखा। के बाद हम लोग अर्धस्वर के बारे में देखा। के बाद हम लोग द्विगुण के बारे में देखा। याद होगा अब इसके बारे में। स्पर्शी की संख्या हम लोगों ने 20 देखा था, स्पर्श संघर्षी की संख्या 4, संघर्षी की संख्या 4, पंचमाक्षर की संख्या 5, प्रकंपित में 1 था, पार्श्विक में 1 था, अर्धस्वर में 2 था, द्विगुण में 2 था। और विस्तार से इसमें क वर्ग शामिल था, इसमें ट वर्ग शामिल था, इसमें त वर्ग शामिल था और प वर्ग शामिल था। इसमें कौन कौन थे? च था, छ था, ज था, झ था। संघर्षी में कौन थे? सभी ऊष्म संघर्षी में थे। पंचमाक्षर में सभी 5वें अक्षर। कौन? ङ, य, ड़, न और म। प्रकंपित में केवल 1 था र, पार्श्विक में केवल 1 था ल, अर्धस्वर में 2 थे, य और व, द्विगुण में 2 थे, ड़ और ढ़। देखिए मित्र, आप लिखने पर नहीं, केवल अगर सुन लेंगे कंसंट्रेट होकर के तो भी आपका काम हो जाएगा। केवल सुन भी लेंगे तो भी आप ठीक ठाक ढंग से अपना काम कर ले जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। घोष के आधार पर हम लोगों ने कितना देखा? तो एक को बोला गया सघोष और एक को बोला गया अघोष। सघोष में मित्र कौन कौन से शामिल थे? तो आपको याद होगा, हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा और ह के साथ अंतस्थ, ये सघोष में थे। अघोष में कौन शामिल था? तो पहला और दूसरा, पहला दूसरा और ये श, श और स। बस खत्म हो गया। अघोष सघोष की दुनिया केवल इतनी बड़ी थी जो इतना लोग परेशान रहते हैं। प्राण के आधार पर बात करें तो एक तो था अल्प प्राण और एक है महाप्राण। अल्प प्राण में मित्र कौन कौन शामिल है उसके बारे में देख लीजिएगा। अल्प प्राण में देखिएगा, पहला था, तीसरा था और पांचवा था और सभी अंतस्थ थे। महाप्राण में दूसरा था और चौथा था और सभी ऊष्म थे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए, उच्चारण स्थान के आधार पर तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कुल कितने भाग हैं? अब आइए जल्दी से, सुन भी लिए होंगे तो भी आपका काम ठीक ठाक ढंग से चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। शुरुआत से आपको अवसर दे दे, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे कुछ बताएं।
वर्ग स्वर्ण के रूप में र और व को माना जाता है, उसके लिए इतना तनाव मत लीजिए। आइए, चलिए मित्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब एक तरफ से। जी हाँ, यूट्यूब पर ही रहेगी मित्र, क्लासेस सब यूट्यूब पर रहेंगी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा शीघ्रता से। पहला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलिए मित्र, इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि जो वर्णमाला का सेक्शन था वो पूरा हो गया। अब वर्णमाला के सेक्शन का एक छोटा सा हिस्सा है जो मैं यहीं चर्चा कर देना चाह रहा हूं, आप उसको समझ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा तनाव मुक्त रहेंगे। वर्णमाला में ही एक बात कही जाती है, देखिए, शब्दकोश की। जैसे इंग्लिश में डिक्शनरी होती है, ठीक वैसे ही हिंदी में उसी डिक्शनरी को हम शब्दकोश कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शब्द अरेंजमेंट की बात आती है, तो इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में, क्ष, त्र, ज्ञ और श के बारे में। इसको आप थोड़ा सा समझ लें। ये जो लोग हैं इनके बारे में एक प्रश्न क्या बनता है वो समझिएगा। जैसे एक प्रश्न कहा जाता है कि वर्णमाला में छ का क्रम बताइए, और अगर वर्णमाला में क्रम पूछेगा तो प्रश्न अलग होगा। अगर इसी का शब्दकोश में क्रम पूछता है तो प्रश्न बदल जाता है। वर्णमाला में इसका क्रम अलग है मित्र, शब्दकोश में इसका क्रम अलग होता है। उसको ध्यान से समझ लीजिए तो आप समझ पाएंगे। जैसे अगर पूछा जाए वर्णमाला में तो ऑप्शन ए में दे दिया क्षत्रज्ञ, कि ह के बाद आता है बी, त्र के बाद आता है सी, क के बाद आता है डी, श के बाद आता है। अगर ये वर्णमाला की दृष्टि से पूछा जाए प्रश्न, तब आप क्या बताएंगे जानते हैं? क्योंकि वर्णमाला में क ख ग घ जब पढ़ते हैं तो श श स ह क्ष, तो कहां आता है? ह के बाद आता है। पर ये वर्णमाला में नहीं पूछेगा मित्र, ये पूछते दरअसल कहां है कि बताइए शब्दकोश की दृष्टि से इसको कहां शामिल करेंगे, माने किस वर्ण के क्रम में हम इसे ढूंढेंगे तो पाएंगे। तो ऑप्शन ए में दे दिया जाता है क में, ऑप्शन बी में दे दिया है श में, ऑप्शन डी सी में दे दिया मान लीजिए स में, ऑप्शन डी में दे दिया उन्होंने ह में।
ये प्रश्न है और प्रश्न आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया हुआ है। अब देखिएगा इसको जोड़ करके, अब अगर हम बात करें तो क ये श किससे किससे मिलकर बना है, क प्लस मूर्धन्य श से, और त्र किससे किससे मिलकर के बना है, त प्लस र से, ज्ञ किससे किससे मिलकर बना है, ज प्लस ञ से, और श्र किससे किससे मिलकर बना है, श प्लस र से। ध्यान देने की बात क्या है वो ध्यान रखिएगा। जैसे अंग्रेजी में आपने देखा है कि सबसे पहले ए से जितने वर्ण होते हैं पहले वो लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए एप्पल हमको देखना है तो हम HGHIJ नहीं, हमको पता है कि एप्पल का पहला लेटर ए होता है, तो हम जल्दी से ए वाला कॉलम खोलते हैं और ए वाले सीरीज में हम आप एप्पल को तलाश लेते हैं। ठीक वैसे ही उसके बाद ए वाला जब खत्म हो जाता है तो बी वाला आता है, बी वाले खत्म होने के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। ठीक वैसे ही अगर क्ष का क्रम पूछे, माने क्ष से बनने वाले सभी शब्दों की बात कर रहा है, क्ष का क्रम पूछे तो अगर आप हिंदी की डिक्शनरी तैयार करेंगे तो पहले जितने आप अ से शुरू करते हुए आएंगे, फिर जितने क से होंगे उन वर्णों को लिखेंगे, फिर जितने ख से होंगे फिर आप उनको लिखेंगे, फिर ऐसे आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आप चले जाएंगे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए होगा क्या कि क्ष से जितने भी, तो छ का जो पहला वर्ण है वो है क, क्ष का पहला वर्ण क्या है क, इसलिए क्ष से बनने वाले सभी शब्द वो आपको क वाले ही लिस्ट में मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो शब्दकोश की दृष्टि से यदि क्ष का क्रम पूछा जाए तो प्लीज ह वाला मत लगाइएगा, क होगा। शब्दकोश की दृष्टि से वो कहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक वैसे ही अगर त्र वाली बात करें कि त्र का क्रम कहां आ जाएगा, तो जब ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, जहां त के सारे वर्ण लिखे होंगे उसी वाले लाइन में सारे त्र वाले मिलेंगे। इसी वाले क्रम में अगर हम बात करें, ज्ञ का क्रम कहां आएगा, जहां ज वाली सब लिस्ट होगी वहीं सारे ज्ञ वाले वर्ण मिलेंगे, और जहां श की लिस्ट होगी वहीं स्र वाले सारे वर्ण मिलेंगे। तो ये तय कहां से होता है? ये तय हम ऐसे करते हैं कि जो भी शब्द हैं इनका जो पहला वर्ण है उन्हीं वाले लिस्ट में इनको शामिल किया जाता है। सरलता से मैं बताऊं तो आप यूं जान लीजिएगा, अगर उसने क्ष के क्रम के बारे में पूछा, आप बताए कि ये क्ष कहाँ वाले क्रम में मिलेगा, क वाले लिस्ट में, त्र कहाँ मिलेगा, वो त वाले लिस्ट में, ज्ञ कहाँ मिलेगा, ज वाले लिस्ट में। शब्द दे करके पूछता है। जैसे उन्होंने कहा कि एक शब्द है कलम, एक शब्द है कलश, और एक शब्द है कुश, और एक शब्द है कागज। ये आपको कहा जाएगा कि इसको अरेंज करके बताइए कि कौन सा वर्ण कहां आएगा पहले। ठीक, इसमें पहले सबसे डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। तो इसको जानते हैं, इसका आप वर्ण विन्यास कर लिया करिए। ज़्यादातर बच्चों की ये समस्या होती है, इससे वो उबर नहीं पाते हैं। इसको जब आप करेंगे तो क होगा, क में क्या है, अ है, फिर क्या आ गया, ल आ गया, फिर क्या आया, अ आया, फिर क्या आया, म आया, फिर क्या आया, अ आया। ऐसे ही सारे शब्दों को आप तोड़ लें। ऐसे ही यहाँ पर क है, उसके बाद अ है, उसके बाद ल है, उसके बाद अ है, फिर श है, फिर अ है। कुश की बात करें तो क है, उसके बाद छोटा ऊ है, फिर उसके बाद ये श है, फिर अ है। फिर कागज की बात, क आया, फिर आ आया, फिर ग आया, फिर अ आया, फिर ज आया, फिर अ आया। ठीक, इसके अरेंज करने का मतलब यह है कि जो कॉमन होगा उसको क्रॉस कर देंगे। कॉमन मिला ये, इसका मतलब यह है कि ये सभी एक साथ ही आएंगे।
अब इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि क के बाद अ यहां है और क के बाद अ यहां है, यहां दे दिया है उ लेकिन अ के बाद उ आता है, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। इसके बाद दिया है आ, ये भी अ के बाद आता है, तो इसकी बात बाद में करेंगे। अब हम ये तय करें कि ये तय हो गया है कि ये दोनों बाद में आएंगे, इन दोनों से पहले ये दोनों आएंगे, क्योंकि इसमें एक उ है एक आ है। अब इन दोनों में पहले क्या आएगा? अ वाला। अब हम इन दोनों में तय करेंगे कि इसमें पहले कौन आएगा। इसमें ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया। अब देखिए एक म है एक श है, आप मुझे बताइए कि म पहले आता है कि श पहले आता है? तो आप बोलेंगे सर म पहले आएगा। इसका मतलब यह है कि डिक्शनरी के अरेंजमेंट में पहले नंबर पर भैया कलम होगा और दूसरे नंबर पर क्या होगा? कलश होगा। ये दोनों तय। अब इन दोनों में तय कर लें कि कौन पहले आएगा। अब ये बताइए, ये तो यही तय हो गया, ये तो कॉमन है। अब ये बताइए उ पहले आता है कि आ पहले आता है? तो आपने कहा आ पहले आएगा। यदि आ पहले आएगा तो मतलब कागज इसके बाद आएगा तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा? कुश। ये रहा आपका शब्द के अरेंजमेंट वाला टॉपिक। क्या ये मैं मान लूं कि सब समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। लेक्चर खत्म होने के बाद आप अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा कि क्या आपको ये बातें समझ में आई और वर्णमाला की कैसी लगी। इस बात का मुझे खासा इंतजार रहेगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रोहंजय पांडे आज के लिए आपसे लेता हूं विदा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बात और आपको सूचित कर देना चाह रहा हूं, वो ये कि कल का जो एपिसोड होगा उस एपिसोड का नाम होगा संधि। और आपको पहले कह दे रहे हैं, संधि का अगर पहला लेक्चर आपसे मिस हुआ, पूरी संधि समझने में आपको तनाव होगा। और अगर पहले लेक्चर में आपने मेरा साथ दिया, संधि तो यूं धुआं धुआं सा रहने दो वाले हालत में आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम ये आशा करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ही मैजिक लगा होगा। और अगर कहीं कमियां रह गई हैं तो कमियां लिखने से भी मत चूकिएगा। स्पीड वाला नहीं, स्पीड वाला मैं जान रहा हूं, स्पीड वाले में मैं तो बहुत स्पीड से पढ़ा सकता हूं, मेरे स्पीड को लेकर के मत परेशान होइए। हम तो बहुत सारा हिस्सा एक सांस में पढ़ा देंगे, पर मुझे वो हर विद्यार्थी के जहन में ये बात बिठानी है कि वर्णमाला को लेकर के जो तनाव उसके मन में, जो अंतर्द्वंद चलता रहा है, वो अंतर्द्वंद समाप्त हो जाए और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और हम आपसे ऐसे ही 2 घंटे रूबरू होते रहेंगे। ये वर्णमाला जितना आपने पढ़ा, ये 11 दिन पढ़ाते हैं। 2-2 घंटे लगातार क्लास लेने की वजह से इतने आसानी से हम यहाँ तक अप्रोच बना सके। फिलहाल इस वीडियो को जितना भी आप ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप धूमधाम से करिए। अपने मित्र मंडली को, जिनको जहाँ दिक्कत हो वो इसका लाभ ले सकें। और मैं सदैव आपके सेवा में, आपके सहयोग में तत्पर रहूँगा। तो आज के लिए हम लेते हैं विदा, इंतज़ार करते हैं कल का। कल तक आप सही सलामत रहें, यही दुआ करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।